एपिसोड 38। इस वक्त राजवंशी कुल के छोटे भाई धनंजय राजवंशी ने भी हंसकर कहा, एक बात और बताते हैं, अब राक्षस शिकार प्रतियोगिता शायद भी खत्म हो रही है, लेकिन मैं अनुमान लगा रहा हूं कि तुम्हारे नायक कुल ने जो राक्षसी मणि जमा की होगी शायद शून्य हो, क्योंकि उन्हें जानवर मारने का मौका नहीं मिला। विराट राजवंशी और भीष्म राजवंशी ने उन्हें मार दिया होगा। भरत राजवंशी ने ठंडी नजरों से मीरा देवी को देखते हुए आगे कहा, तुमने जो वंशज पैदा किया उसने मेरे बेटे को बर्बाद किया। मैं अगर आज तुम सबको एक साथ पकड़ने के लिए ना होता तो वो वंशज पहले ही मर गया होता। मैं अब तक कैसे सह गया। इन दो भाई की बातें बिजली की तरह कड़क आवाजें नायक कुल के सभी पर पड़ी। कुछ औरतें अपने बेटे बेटियों के मरने की बात सुनते ही दुख से बेहोश हो गईं। सिर्फ नायक कुल के पूर्वज और अर्जुन नायक ही अभी भी टिके रहे। विराट राजवंशी आदि के उनके हाथों मरने की बात सोचकर नायक कुल के पूर्वज आदि को अचानक लगा कि उनका दिल सच में लगभग टूट गया। राजवंशी कुल के सभी के भयानक चेहरों को देखते हुए नायक कुल के सभी हाँफ रहे थे। यहां तक कि आमतौर पर सबसे अच्छे स्वभाव वाले अर्जुन नायक की आंखें भी लाल हो गईं। गले में नसें उभर आईं। अगर नायक कुल के पूर्वज आगे नहीं रोकते तो वो पहले ही लड़ने भाग गए होते। ध्यान देना होगा कि उसके मरने वालों में एक बेटा और एक बेटी थी। यह लगभग अर्जुन नायक के जीवन की सारी मेहनत थी। राजवंशी कुल, तुम सभी को मरना होगा। इस वक्त अर्जुन नायक जंगली जानवर की तरह बन गया और यशवंत नायक का एक बेटा मर गया था। आराधना ने हाल ही में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था, वो भी उसका प्यारा बच्चा था। उस अच्छी लड़की के इस तरह मरने की बात सोचकर यशवंत नायक भी जानवर बन गया। राजवंशी कुल प्रमुख भरत राजवंशी और धनंजय राजवंशी, और तुम बिल्कुल जानवर हो। और मीरा देवी अभी भी अविश्वास में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। भरत राजवंशी ने कभी उससे प्रेम नहीं किया था। उसका शादी वाला सपना दरअसल दूसरे का अपने परिवार को नष्ट करने की चाल था। और वो मीरा देवी अपनी मूर्खता के कारण नायक कुल की पापी बन गई। बड़ी खुशी से तुरंत बड़े दुख में पहुंच जाने पर भावनाओं का यह बदलाव इतना बड़ा था, नायक कुल के सभी लोगों को लगा कि उनके लिए सांस लेना मुश्किल है। इस पल में मीरा देवी ने मरने की बात सोची। सिर्फ मरना, वो यहां से भाग सकती है, उतना दोषी महसूस नहीं कर सकती, वो पूरी तरह छूट सकती है। यह उसके लिए आज का एकमात्र रास्ता है। वो इसी रास्ते जा सकती है। स्वप्निल पुष्प का जहर खाने पर मीरा देवी को पता है कि अगर चेतना शक्ति का इस्तेमाल करे तो उसकी डेंटियन फट जाएगी, लेकिन यही उसकी इच्छा है। अर्जुन नायक और यशवंत नायक के बच्चे मर गए। नायक कुल के पूर्वज ने उन्हें रोकने पर ध्यान दिया, लेकिन मीरा देवी को भूल गए। राजवंशी कुल के सभी भी अर्जुन नायक और यशवंत नायक दोनों को बंदर की तरह देख रहे थे, लेकिन मीरा देवी को नजर नहीं आई। इस वक्त मीरा देवी के चेहरे पर छूटने की तरह की मुस्कान आ गई। उसने इस वक्त बहुत सोचा, अपने पूरे जीवन की बातें, लड़की होते समय के सपने, राजवीर सेन के पहले दिखाई देने पर वो चमकदार रोशनी, वो खुशी मिली थी। लेकिन खुशी जल्दी आकर इतनी पूरी तरह चली गई। इसीलिए वो राजवीर सेन से नफरत करती थी, यहां तक कि राजवीर सेन से पैदा हुए बच्चे से भी नफरत करती थी। वो खुद कह नहीं सकती कि वो राजवीर सेन से इतना क्यों नफरत करती है। वो सिर्फ महसूस करती थी कि रेयांश राजवीर सेन के बहुत जैसा है। उसके चेहरे पर, चाहे उसकी शक्ल सूरत हो या बात करने का अंदाज, उसकी नजरें, उसकी जिद, उसके विचार, उसका स्वभाव, उसकी आत्मा, ये सब चीजें राजवीर सेन से बिल्कुल एक जैसी है। हालांकि ये उसका बेटा है, लेकिन रेयांश पर नायक कुल के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपने पूरे जीवन को बर्बाद करने वाले राजवीर सेन से नफरत होने के कारण वो रेयांश से भी नफरत करने लगी। खासकर इस दौरान से रेयांश की शक्ति हैरान कर देने वाली तरीके से बढ़ी थी। फिर जो अंदाज दिखाया वो बिल्कुल उस वक्त के राजवीर सेन की तरह था। रेयांश के घमंड ने उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई। और अब जब उसने पाया कि अपने सारे सपने दरअसल एक धोखा थे, जब उसे पता चला कि वो पूरे नायक कुल को बर्बाद करने का कारण बनी है अपनी मृत्यु से पहले, वो अचानक इस बेटे के बारे में सोचने लगी। उसे उसके बारे में सब चीजें याद आईं। इस बच्चे का आत्मसम्मान भी बहुत मजबूत था। जब मीरा देवी उसकी परवाह नहीं करती थी, राजवीर सेन भी नहीं करता था। वो कभी उनसे प्यार पाने के लिए भीख नहीं मांगता था। हालांकि नायक कुल में पैदा हुआ, भोजन कपड़ों की कमी नहीं थी, लेकिन वो बचपन से अकेला जीता था, जैसे कि नायक कुल में भटकता हुआ जंगली कुत्ता हो। कोई प्यार नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं, सिर्फ शरीर पर न रुकने वाले घाव। पहली बार उसने उससे कहा कि वो भरत राजवंशी से शादी करेगी तो वो अकेले जाने की पीठ, लड़ाई के मंच पर उसने यशवीर नायक को हराने के बाद वो मजबूत नजर, ये सारे दृश्य बार बार मीरा देवी की आंखों में दोहराए गए। जब तक उसने आंसू नहीं बहाए, जब तक सारे सपने पूरी तरह नहीं टूटे, तब तक वो नहीं जानती कि वो इस मजबूत बच्चे के साथ कितना गलत व्यवहार कर रही थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि रेयांश राजवंशी कुल के छोटे पीढ़ी के हाथों मर गया था। बेटा, डरो मत, मैं तुरंत तुम्हारे पास जाऊंगा। नरक में शायद हम तीनों एक सुंदर घर बना सकते हैं। इस जीवन में तुम्हारे साथ की कमी अगर अगला जन्म हो तो मैं जरूर तुम्हें चुकाऊंगी। लेकिन अब उसने धीरे धीरे सिर उठाया, ठंडी नजरों से भरत राजवंशी पर ठीक उसकी मुस्कान देखते हुए धीमी आवाज में बोला,
मैं मरने के बाद तुम्हारे सामने आने में शर्म महसूस नहीं करना चाहती, इसलिए कम से कम मैं इस शैतान को मारूंगी। सभी में हलचल हुई क्योंकि सभी ने देखा कि मीरा देवी इस वक्त भरत राजवंशी की ओर भाग रही है। देखने में वो हाथों का इशारा दरअसल तई उस्वान ड्रैगन सील का इस्तेमाल करने वाली थी। और इसी वक्त जब दरवाजा पहले से ही बंद था, वो तेज आवाज के साथ फट गया। दरवाजा लकड़ी के टुकड़ों में बदलकर दरबार में उड़े। कुछ सुरक्षाकर्मी भी दरवाजे के अंदर गिर गए, दर्द से चिल्लाने लगे। मीरा देवी ने अचानक बिना जान जोखिम उठाए भरत राजवंशी पर हमला कर दिया था। इससे राजवंशी परिवार के सभी लोगों में जोरदार परेशानी पैदा हो गई। जिस पर हमला हुआ था, भरत राजवंशी दूरी काफी कम होने के कारण बिल्कुल असुरक्षित था। उसे अचंभा हुआ कि उसने सोचा भी नहीं था कि मीरा देवी ऐसा आत्मघाती हमला करेगी। जहां तक नायक परिवार के लोगों का सवाल है, तो वे आंखें फाड़ कर देख रहे थे। हालांकि वे जानते थे कि आज शायद वास्तव में पूरे परिवार को यही मरना पड़ेगा, लेकिन अपने परिवार के व्यक्ति की मृत्यु देखकर दिल बहुत दुख रहा था। खासकर नायक कुल के पूर्वज और दूसरे लोग, जिनके चेहरे का रंग बदल गया। मीरा, वापस आओ। हालांकि नायक कुल के पूर्वज की तीखी चीखें आ रही थी, लेकिन मीरा देवी ने अपना मन बना लिया था, तो वो अपने कदम कैसे रोकती। उसकी आंखों में इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ उसकी लहराती चेतना शक्ति और सामने हंसने वाली भरत राजवंशी की परछाई ही दिखाई दे रही थी। और इसी समय लकड़ी के लाल दरवाजे को धूल में बदल दिया गया। दरवाजे के पास खड़े कुछ रक्षकों को चुपचाप नीचे गिरा दिया गया। सभी के आश्चर्य भरे और डर भरे नजरों में कुछ युवक तेजी से इस दरबार में घुस आए। सबसे आगे वाले ने रास्ते में आने वाले कुछ रक्षकों को लात से मारकर दरबार के स्तंभों से टकरा दिया। जब इन युवकों का रूप देखा गया, तो सभी के दिल में हलचल मच गई। राजवंशी परिवार के लोगों ने इन कुछ लोगों को देखकर भरोसा नहीं किया। अगर पुराने खूबसूरत धूर्त राजवंशी कुल प्रमुख को अभी देखा जाए, तो उनकी आंखें भी बहुत बड़ी हो गईं। वो हैरान रह गया, पूरा चेहरा डर से भरा हुआ था। नायक परिवार के लोगों को लग रहा था कि वे सपना देख रहे हैं। खासकर अर्जुन नायक और दूसरों ने, जो सोचते थे कि मर गए थे, वास्तव में एक भी नहीं मरा था, बल्कि सभी बिल्कुल ठीक थे। इस आश्चर्यचकित करने वाली खुशी के कारण वे सभी अपनी सांस नहीं संभाल पाए। बेहतर स्थिति में आने का एहसास इतना अचानक आया था कि उन सभी के चेहरे अभी भी सख्त थे। सभी के आश्चर्य भरे नजरों में रेयांश दूसरे 3 लोगों के साथ ठंडे से इस दरबार में घुसा। इस समय यशवीर नायक ने डर से भरे पूरे शरीर से कांपते हुए दिनेश राजवंशी के गले को दबाया हुआ था। आराधना नायक और लावण्या नायक ने सुप्रिया राजवंशी की जान नियंत्रित की थी। जहां तक रेयांश सेन का सवाल है, तो उसने एक हाथ से भीष्म राजवंशी और विराट राजवंशी दोनों के कपड़ों का कॉलर पकड़ा था, उन्हें सीधे दरबार में घसीट कर ला रहा था। भीष्म राजवंशी और विराट राजवंशी के शरीर में अभी भी काफी खून बह रहा था। खून का नुकसान उनका चेहरा बेदील बना रहा था। दरबार की जमीन पर रेयांश ने 2 लंबे खून के धब्बे बनाए थे। राजवंशी परिवार के लोगों को लगा ऐसा दृश्य कितना अप्रत्याशित और डरावना था। खासकर भरत राजवंशी जैसे कुछ पिता, जब देखा कि उसके बेटे कितने नाजुक स्थिति में है, केवल एक सांस जिंदा रह गई है, तो दिल में तेज दर्द हो रहा था। रेयांश को देखकर भरत राजवंशी की नजर पहले तो पूरी तरह से विश्वास न करने वाली थी, लेकिन धीरे धीरे यह घातक द्वेष में बदल गई। जब रेयांश अंदर आया, मीरा देवी ने उसे सबसे पहले देखा। जब उसकी उदास नजरों से मिला, मीरा देवी ने हमला रोक दिया। वीरान होकर रेयांश को देखते रह गई, और इसी समय नायक कुल के पूर्वज ने उसे वापस खींच लिया। इस समय मीरा देवी को अभी भी लग रहा था कि वो सपना देख रही है। उसकी दुनिया में सभी लोग गायब हो गए थे, सिर्फ सामने ये नजर, जिसकी आंखों में असीम गर्व और एकांतवास छुपा हुआ था। ये युवक अपने युद्ध पुरस्कार को खींचकर गर्व से इस भाग में घुसा था, जो कुलई नगर के ताकतवर योद्धाओं का था। मीरा देवी की आंखों में अफसोस की भावना भरी हुई थी। उसने भरत राजवंशी पर जो हमला किया था, रेयांश ने उसे देखा था। आने से पहले रेयांश ने जो सबसे अविश्वसनीय खबर सुनी थी, वो थी कि मीरा देवी ने नायक परिवार से विश्वासघात किया था। यह उसके दिल को बिल्कुल सहन नहीं होता था, लेकिन अब देखने पर यह सब कुछ विराट राजवंशी की बातचीत थी, जो आराधना नायक को पाने के लिए उससे कही थी। रेयांश का तना हुआ मन अब थोड़ा शांत हुआ। हालांकि इस समय नायक परिवार के लोगों का चेहरा और वर्तमान स्थिति देखकर रेयांश को पता चल गया था कि वे जहर खा चुके हैं। आने से पहले रेयांश ने दिनेश राजवंशी से जहर की किस्मों की पूछताछ की थी, और वह जानता था कि राजवंशी परिवार के लोगों के पास स्वप्निल पुष्प की दवा है। दिनेश राजवंशी और सुप्रिया राजवंशी अभी भी चेतना रखते थे। जब देखा कि वे वापस परिवार आ गए हैं, तो डरते हुए चिल्लाए, पापा, दादाजी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यशवीर नायक और दूसरों के लिए यह समय बहुत तनावपूर्ण था, खासकर आराधना नायक और लावण्या नायक, 2 लड़कियों के लिए। लेकिन सामने एक और व्यक्ति को दृढ़ता से सामने खड़ा देखकर उन सभी ने चैन की सांस ली। इस समय सभी देख सकते थे कि नायक परिवार के छोटे वर्गों में नेता अब यशवीर नायक नहीं था, बल्कि हाल ही में प्रसिद्ध हुआ रेयांश था। भीष्म राजवंशी और विराट राजवंशी दोनों ड्रैगन नस्ल क्षेत्र 7वें स्तर के युवा ताकतवर थे, और विराट राजवंशी को और भी कहा जाता था कि वो कुलई नगर के 20 सालों से पहले का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। और इस समय ये 2 आकाश के गर्वित लोग रेयांश के हाथ में
बिल्कुल मृत कुत्तों की तरह लटके हुए थे। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे